सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद 91 से 99 तक की संख्याओं को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे गुड हैबिट से जुड़ी एक पोएम शाइनिंग स्टार, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मनोरंजन और मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए, और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती, और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे। और यहाँ
खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 91 से 99 तक की संख्याओं से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 91 से 99 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई रूप में पढ़ना। आज स्कूल के सभी बच्चे अपनी अपनी पुरानी किताबें लाए हैं। यह किताबें उन बच्चों को दी जाएंगी जो बच्चे इन किताबों को नहीं खरीद सकते। छोटू और आरती को अपनी कक्षा की सभी किताबों को गिनने का काम मिला है। आरती, यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। हम इनकी गिनती कैसे करेंगे? देखो छोटू, हम इन सभी किताबों को 10-10 के सेट बनाकर रख लेते हैं। इससे गिनना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। छोटू और आरती ने 10-10 के सेट बनाने शुरू कर दिए। छोटू, अभी किताबों के कितने सेट बन गए हैं? आरती, अभी 10-10 किताबों के 9 सेट बन गए हैं। अच्छा, 10-10 के 9 सेट, इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसका मतलब 90 किताबें। हाँ, 90 किताबें। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि 90 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? आइए देखें। बच्चों, 90 को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ 9 दहाई के स्थान पर है और 0 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं। इसका मतलब 90, और यहाँ कोई इकाई नहीं है। तो देखा बच्चों, 9 दहाई का मतलब है 90 किताबें। इसका मतलब छोटू और आरती ने अब तक 90 किताबें इकट्ठी कर लीं। कुछ देर बाद छोटू और आरती को नेहा 5 किताबें और दे गई। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि उनके पास अब कुल कितनी किताबें हैं? आइए देखें। पहले उनके पास थी 90 किताबें और बाद में 5 किताबें और, तो हुई 91, 92, 93, 94, 95। इसका मतलब कुल मिलाकर हुई 95 किताबें। क्या आप बता सकते हैं कि 95 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? बच्चों, 95 हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ 9 दहाई के स्थान पर है और 5
इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं। इसका मतलब 90। और साथ में है 5 इकाई, मतलब 5 किताबें। थोड़ी देर बाद सोनू कुछ किताबें और ले आया। आइए देखें कि छोटू और पिंकी के पास अब कुल कितनी किताबें हो गईं। छोटू, पहले कुल हुई थी 95 किताबें और उसके बाद 96, 97, 98, 99। बच्चों, इसका मतलब उनके पास कुल मिलाकर है 99 किताबें। 99 को हम लिखते हैं ऐसे, और यहाँ ये 9 दहाई के स्थान पर है और ये 9 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं, और साथ में 9 इकाई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 91 से 99 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 100 के बारे में जानेंगे तथा 100 को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। 100 से परिचय। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 91 से 99 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 100 के बारे में तथा 100 में कितनी इकाई और दहाई होती हैं। आज छोटू और पिंकी की माँ का जन्मदिन है। छोटू और पिंकी रोज अपनी गुल्लक में एक का सिक्का डालते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों न वो गुल्लक से रुपये लेकर माँ के लिए तोहफा ले आए। छोटू, हम अपनी गुल्लक में देख लेते हैं कि कितने रुपये हैं और फिर बाजार से माँ के लिए कुछ ले आते हैं। ठीक है पिंकी, आओ देखें। छोटू, हम इन सभी एक के सिक्कों को 10-10 के समूह बनाकर गिन लेते हैं। तो ये हो गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और साथ में है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इसका मतलब कुल मिलाकर हुए 99 रुपये। बच्चों, देखा आपने कि छोटू और पिंकी ने कैसे गुल्लक के रुपयों को गिना। क्या बता सकते हो कि 99 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? जी हाँ बच्चों, 99 को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ 9 दहाई के स्थान पर है और ये 9 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं, और साथ में है 9 इकाई। कुछ देर बाद छोटू और पिंकी ने देखा कि गुल्लक में एक और रुपया है, तो इसका मतलब अब उनके पास 99 से 1 रुपया ज्यादा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि 99 से 1 ज्यादा क्या होता है और हम इसे कैसे गिनेंगे? जी हाँ, 99 से 1 ज्यादा होता है 100। आइए देखें कैसे। यहाँ है 9 इकाई और 9 दहाई, और इसमें अगर 1 इकाई और होगी तो ये हो जाएंगे 10 सिक्के, यानी 10 इकाई, और 10 इकाई मिलकर बनता है 1 दहाई। इसका मतलब 10 का 1 समूह। इसका मतलब पहले हमारे पास थी 9 दहाई और अब 1 दहाई और, तो अब हमारे पास हो गई है 10 दहाई, जिसे हम कहते हैं 100। तो 99 के बाद आता है 100, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 100 के बारे में जाना
तथा 100 को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। Telekovic ka na rin. Yan na. इक्यानवे से 100 तक की संख्याओं के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 91 से 100 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम उन संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आजकल छोटू के घर के पास एक मेला लगा हुआ है। छोटू और पिंकी भी मेले में गए हैं। मेले में उन्हें एक खेल बहुत पसंद आया। इस खेल में उन्हें बहुत सारी पेंसिलें दी जाती हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें गिनकर बताना होता है। जो जल्दी बता देता है उसे इनाम मिलता है। छोटू, पहले मैं करूँगी। अंकल, मुझे पेंसिलें दे दीजिए। अंकल ने पिंकी को कुछ पेंसिलें दे दी हैं। आइए देखें कि वो इन्हें कैसे गिन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे रुको पिंकी, ऐसे तो तुम्हें गिनने में बहुत समय लग जाएगा। तुम इन्हें 10-10 के समूह बनाकर गिन लो। ठीक है छोटू। तो ये हो गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसका मतलब ये हो गई 90 पेंसिलें और साथ में 6 पेंसिलें और। तो सबसे पहले थी 90 पेंसिलें और उसके साथ 6 और पेंसिलें, तो हुई 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो हो गई 96 पेंसिलें। बच्चों, पिंकी ने एकदम सही बताया और उसे इनाम मिल गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि 96 में कितनी इकाई और दहाई हैं? आइए देखें। बच्चों,
96 को हम लिखते हैं ऐसे, और इसमें 9 दहाई के स्थान पर है और 6 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं, और साथ में 6 इकाई। इसका मतलब 6 खुली पेंसिलें। छोटू अपनी माँ के साथ दुकान से सामान लेने गया है। माँ, यहाँ ये पेंसिलें 2 अलग-अलग जगह पर क्यों रखी हैं? छोटू देखो, यहाँ पर पेंसिलें 10-10 के समूह में रखी हैं और यहाँ पर खुली पेंसिलें रखी हैं। अच्छा, पर ऐसा क्यों है माँ? रुको छोटू, मैं बताती हूँ। पहले तुम एक काम करो, तुम इनमें से मुझे 95 पेंसिलें दे दो। अब मैं समझा माँ। इसका मतलब मैं दूंगा 9 बंडल 10 पेंसिलों के और 5 खुली पेंसिलें। तो 95 पेंसिलें देने के लिए मुझे देनी होंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 5 खुली पेंसिलें और। तो हुई 91, 92, 93, 94 और 95। हाँ छोटू, ठीक कहा तुमने। लेकिन अगर यहाँ केवल खुली पेंसिलें रखी होती तो बहुत समय लग जाता। इसीलिए यहाँ पेंसिलें 10-10 के बंडल में भी रखी हैं। तो बच्चों, देखा आपने छोटू ने कैसे 95 पेंसिलें देने के लिए बंडल और खुली पेंसिलों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी माँ को दिए 10-10 पेंसिलों के 9 बंडल, इसका मतलब 9 दहाई, और साथ में 5 खुली पेंसिलें, जिसका मतलब है 5 इकाई। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 91 से 100 तक की संख्याओं से जुड़ी सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम 91 से 100 तक की संख्याओं से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी को उनकी मैडम ने एक 91 से 100 तक की संख्याओं का चार्ट बनाने को दिया है। पिंकी, हम चार्ट में इन संख्याओं की इकाई और दहाई लिख लेते हैं। ठीक है छोटू। पिंकी और छोटू ने मिलकर 91 से 100 तक की गिनती लिख ली है और साथ में कुछ संख्याओं की इकाई और दहाई भी लिख ली है। आगे लिखने से पहले वे दोनों चार्ट अपनी माँ को दिखाने जा रहे हैं। माँ, ये देखो, हम कक्षा में लगाने के लिए ये चार्ट बना रहे हैं। अरे बच्चों, ये तुमने उल्टा लिख दिया। 91 को हम लिखते हैं ऐसे, और इसमें तो 9 दहाई और 1 इकाई है। इसका मतलब 9 10-10 के बंडल और साथ में एक चीज खुली। अरे हाँ, ये गलती तो हमने सभी संख्याओं में कर दी है। ये लो और इसे ठीक कर लो। ठीक है माँ। छोटू और पिंकी ने उसके बाद अपने चार्ट को सही किया। आइए देखें कि अब उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 91 में है 9 दहाई और 1 इकाई, फिर 92 में है 9 दहाई और 2 इकाई, और ऐसे ही उन्होंने सभी संख्याओं में सही करके लिख लिया। छोटू का जन्मदिन आने वाला है। हर साल छोटू अपने दोस्तों को कुछ उपहार देता है। अरे छोटू, तुम इस बार अपने दोस्तों को क्या दोगे? माँ, मैं इस बार उन्हें टॉफियों की छोटी छोटी पोटलियाँ दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा उपहार होगा। हाँ माँ। अच्छा छोटू, जरा यह तो बताओ कि तुम कुल कितनी टॉफियाँ लाए हो? माँ, मैं इन्हें गिन कर बताता हूँ। छोटू पोटलियों को गिनने लगा। ये है 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हो गई कुल 10 पोटलियाँ और 10 पोटलियाँ मिलाकर हो गई 100 टॉफियाँ, है ना माँ? छोटू, लेकिन इन पोटलियों में कुछ छोटी और कुछ बड़ी क्यों लग रही है? हाँ माँ, किसी किसी पोटली में कम टॉफियाँ हैं। नहीं छोटू, यहाँ हम एक पोटली को 10 इसलिए गिनते हैं क्योंकि सब में 10 टॉफियाँ होती हैं। अगर सभी में 10 टॉफियाँ नहीं हैं, तो हमें सारी पोटलियों को खोलकर एक एक टॉफी को गिनना पड़ेगा। लेकिन उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ छोटू, इसलिए पोटलियों को गिनने से पहले हमें हर पोटली में 10 टॉफियाँ डाल लेनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं समझ गया हूँ। बच्चों, देखा आपने छोटू ने क्या गलती की? आप ऐसी गलती मत करना। हमें 10-10 के समूह बनाकर गिनते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हर समूह 10 चीजों से ही बना हो। अलग अलग संख्याओं की चीजों से बने समूहों को दहाई के रूप में नहीं गिना जाता। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने 91 से 100 तक की संख्याओं के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। Hello there, Brisky here. Today we will learn about our different qualities and some of their benefits. Let's listen to the jingle. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Love my family, love my friends. I will love them till the end. Love my family, love my friends. I will love them till the end. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Always happy, that's really great. Always have a smile on my face. Always happy, that's really great. Always have a smile on my face.
anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Always sure that work is done. Patient work is half the fun. Always sure that work is done. Patient work is half the fun. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Always good at thinking smart. Solve a puzzle, do your part. Always good at thinking smart. Solve a puzzle, do your part. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Speak the truth and tell no lies. Being honest makes me wise. Speak the truth and tell no lies. Being honest makes me wise. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Playing games and having fun. Being joyful, chase the sun. Playing games and having fun. Being joyful, chase the sun. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. Helping people when they ask. Reaching out to do a nice task. Helping people when they ask. Reaching out to do a nice task. If I have good qualities, I can do most anything. I'll get to go very far. I will be a shining star. If I have good qualities, I can do most anything. डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं। गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है। इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डिएगो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। अब इसमें 2 राइनो को छोड़ भी दिया गया है। हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनो की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनो को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सींग होता है, परंतु असल में वह सींग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है।
सींग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है। वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं, जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग
15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।